नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है संजय राउत और नाना पटोले जी का। जी हाँ, संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष जो थे नाना पटोले तत्कालीन, अगर उन्होंने रिजाइन दे के अगर बाहर नहीं हुए होते तो महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार जो है नहीं गिरती थी और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है मजबूत होती थी। इसी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में हमारे सहयोगी हमारे मित्र हैं एलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दयानंद नेने जी। उनसे हम जानेंगे कि जो ये संजय राउत का बयान है कितना हद तक सही है, कितना हद तक बचकाना है। सर, आप क्या कहेंगे इस बयान के ऊपर? जो राजनीतिक बयान तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन अभी नया जो बयान आया है नाना पटोले के लिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे के उन्होंने एक तरह से भाजपा की मदद की है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कहावत है अंग्रेज़ी में जी, नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब आपने गैस पे दूध रखा है उबालने के लिए, आपका ध्यान नहीं है और वो दूध ऊपर से आके उबल के नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे। बिल्कुल। और बाद में आदमी रोते बैठता है कि मेरा दूध नीचे गिर के वाया मतलब ये हो गया ना, उसका इट हैज बिकम स्पिल्ड। मतलब गैस बंद किया होता तो नहीं होता। गैस बंद अगर मैं टाइम पे करता तो ये जाता नहीं। मैं अगर ध्यान देता तो मैं गैस बंद करता तो ये दूध उबल के नीचे नहीं गिरता। जी। तो थोड़ा संजय राउत जी का ये बयान वैसा है। देखिए, एक बात तो सही है कि नाना पटोले जी जब अध्यक्ष बने जी, तब मविया सरकार के पास 170 के अगल बगल में विधायक थे। बिल्कुल। पूरी मेजॉरिटी से वो चुन के आए स्पीकर, और एक अधिवेशन उन्होंने स्पीकर के लिए मतलब जो इनॉग्रल अधिवेशन था वो उन्होंने पूरा करके ये किया। अभी उसके अगले अधिवेशन में उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? मेरे ख्याल से इसका आंसर किसी के पास है नहीं, उस वक्त भी पूछा नहीं गया जी कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, क्योंकि वो कांग्रेस का क्योंकि अंदरूनी मामला था। और नाना पटोले जी बोलते हैं कि सोनिया गांधी ने हमें बताया कि आप इस्तीफा दे दो, इस्तीफा देकर अध्यक्ष बनो, और फिर महाराष्ट्र प्रदेश का उनको अध्यक्ष बनाया गया। अभी मतलब उनके लिए जो है विधानसभा अध्यक्ष पद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है कांग्रेस को महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष पद था, अध्यक्ष पद के लिए उनको अशोक चव्हाण के ऊपर काफ़ी एलिगेशन लग रहे थे, काफ़ी चीज़ें हो रही थी। मेरे लगता है कि उसको जो है उन्होंने गंभीरता से लिया और उसके लिए नाना पटोले को जो है अधिक उसको महत्वपूर्ण माना उनको। देखिए, ऐसा है सरासर पॉलिटिकल इमैच्योरिटी यहाँ पे दिखती है जी। अगर ये सोनिया गांधी जी का डिसीजन था तो उनकी भी पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है, क्योंकि गाड़ी जब सीधी अच्छे से जा रही है जी तो खामखा उसमें बोलते हैं ना हीरोइक्स नहीं करने के कि मैं ऐसे घुमाऊंगा स्टीयरिंग, फिर गाड़ी ऐसे जाएगी, ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे जाएगी, फिर भी मेरा कंट्रोल है गाड़ी पे। इन्होंने ये किया कि गाड़ी डिस्टेबलाइज करने चल रही है तो उसको छेड़खानी उसमें की और उनको इस्तीफा देना पड़ा, या तो इस्तीफा उनका ले लिया। अच्छा, वो ले लिया तो उसी वक्त, क्योंकि स्पीकरशिप कांग्रेस के पास जाने वाली थी, तो उसी वक्त कांग्रेस अगर दूसरे किसी को बिठा देती थी तो उनके पास थे भी लोग ना, उनके पास लोग थे, मेजॉरिटी थी। हाँ, पृथ्वीराज चौहान थे जो मंत्री नहीं थे, तो उनका, और ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, लायक है, मुख्यमंत्री थे। हाँ, तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बराबर है। तो उनको यार, उनके जैसे आदमी को, कोई सीनियर था, उनको अगर बिठा देती तो वो चुन के भी आते और स्पीकरशिप कांग्रेस के पास रहती भी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब पूरे मविया ने 1.5 साल तक किसी को भी स्पीकर करके चुना नहीं, ना किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना ध्यान दिया स्पीकरशिप के ऊपर। एक तो उनका अधिवेशन लेने के लिए भी उनको कभी उत्साह नहीं था जी। हर अधिवेशन 5 दिन 4 दिन, मतलब वो अधिवेशन लेना मैंडेटरी है करके वो अधिवेशन कैसे तैसे करके ले लेते थे, फॉर्मेलिटी एक पूरी कर देते थे। तो उन्होंने स्पीकरशिप के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर ना उनका ध्यान स्पीकरशिप के ऊपर था, ना उनका ध्यान उद्धव जी का सरकार के ऊपर था। खुद लगभग कोविड का पूरा काल जो था लगभग 2 साल तक ये कभी आए नहीं। ये तो कहते हैं कि 2.5 घंटा सिर्फ आए मंत्रालय में पूरे 2.5 साल में, तो ऐसे सरकार नहीं चलती। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस को कभी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया जब वो सरकार में थी। और ऐसे पॉलिटिकल विश्लेषक जो है वो कहते हैं कि सारी सरकार अजीत दादा पवार ही चलाते थे, उद्धव जी नाम के लिए मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे सरकार चलती नहीं है। और फिर जब आपके हाथ से बाजी छूट गई
और फिर बाद में रोते बैठने का कि अगर ऐसा होता तो ऐसे होता था, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से नाना पटोले को ब्लेम दिया जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद से छोड़ दिए, ये वो अपने जो 40 चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए और मैं वही नाना पटोले के ऊपर टोंट कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि अपने लोगों को वो संभाल नहीं पाए जी। देखो काफ़ी उस वक्त जो दौर चल रहा था, एक तरह से देखा है सर, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, ये कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस को कभी इम्पोर्टेंस दिया नहीं 2.5 साल में जी। मराठी में जिसको फरफट कहते हैं, मतलब आप खींचते जा रहे हो, तो कांग्रेस वो मिनिस्ट्री में खींचती जा रही थी, ऐसे दिख रहा था। जितने भी क्या बोलते आवंटन होता था उनके फंड्स का, तो कांग्रेस को सबसे कम मिलते थे, सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी को मिलते थे। शिवसेना में भी जो बाहर से आए हैं लोग और जो मिनिस्टर बनाए गए थे, शिवसेना के तो 2 ही लोग थे। अगर उद्धव जी और इनको निकाल डालो, आदित्य, वो एक ही फैमिली के हैं, तो एकनाथ जी थे, दूसरे कौन थे मतलब शिवसेना का? अनिल परब, हाँ अनिल परब थे, 2 ही लोग थे मतलब। और तो उसमें एकनाथ शिंदे को तो पूरा खाली रबर स्टैंप बना के रखा था, ये भी आरोप लगे हैं। बिल्कुल। और उसका जब बैकलैश आया और 40 लोग छोड़ के गए, आपका पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं, आपका पार्टी के आमदारों के ऊपर ध्यान नहीं, 40 लोग महाराष्ट्र क्रॉस करके चले जा रहे हैं, इनको पता नहीं चल रहा है सब। उसके पहले आपका जनता का जो निर्णय है उसके ऊपर भी आपका विश्वास नहीं, ध्यान नहीं, और उसका आपने इंसल्ट किया। चुन को आपके दिया था, बीजेपी के साथ में आप थे करके। जी। मैं राउत जी से कहना चाहूँगा कि अगर आप बीजेपी को छोड़ते ही नहीं तो और साथ में सरकार बनाते तो 5 साल आपकी सरकार चलती थी, ये नौबत ही नहीं आती। नौबत ही नहीं आती। आपके पास 180 के ऊपर आमदार थे, दोनों के ऊपर, और 2.5 साल मुख्यमंत्री भी मिल रहा था। वो बात की बात है, वो विषय अपन थोड़ा बाजू में रखते हैं, क्योंकि वो मिलता नहीं मिलता पता नहीं अपने को। पर अगर आप साथ में रहते तो 5 साल आपकी सरकार तो चलने वाली थी, क्योंकि जनता ने आपको साथ में, हाँ, मेजोरिटी दी थी साथ में सरकार चलाने के लिए। पर आपने गद्दारी की, मतलब शिवसेना ने 2019 में बीजेपी के साथ गद्दारी की, और वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाके उन्होंने केवल एक आदमी की मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश थी वो पूरी करने के लिए वो उधर गए। ख्वाहिश पूरी कर ली पर संभाल नहीं पाए, तो ये ऐसा नतीजा आज सामने है सबके। तो क्या क्या क्या, क्या कहेंगे आज की तारीख में, शिवसेना जिस स्थिति में है और जिस तरह से अब बहसबाजी हो रही है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसे ही होता, कुल मिला क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं देखो, ये कैसे होता है कि इनको भी मालूम है कि अपने हाथ से बाजी गई है, और इमीडिएट फ्यूचर में तो अपने हाथ में वापस बाजी आने वाली दिखती नहीं है। तो क्या, तो फिर आरोप करते जाओ विद द होप कि एक आध आरोप के ऊपर जनता विश्वास करेगी और अपने पास वापस आने के लिए अपनी तरफ देखेगी। पर मुझे लगता नहीं ऐसे होने वाला है। वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे भी राउत जी का जो 1 साल पहले लोगों के मन में आदर था वो ऑलमोस्ट 0 उन्होंने कर दिया है। ऐसी बयानबाजी करेंगे तो वो माइनस में चले जाएंगे। जी। तो कुल मिला के 2024 में क्या देख रहे हैं सर, जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा छोड़ दीजिए, विधानसभा की अगर बात करें तो नहीं, जिस तरह से शिवसेना और महाविकास आघाड़ी को मिला के अगर बात की जाए तो क्या देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, 2024 की बात फिलहाल करना थोड़ा प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। वो काफ़ी लोग इधर उधर भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग इधर उधर पक्के होंगे। जब म्यूनसिपल चुनाव घोषित होंगे तब से शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। और दूसरी बात, शायद ऐसे कहते हैं और वो जो हो भी सकती है, शायद महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव के साथ में भी हो सकते हैं, मे बी। तो फिर सिचुएशन वापस बदली हो जा सकती है। तो उसका स्पेकुलेशन फिलहाल करना मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीमैच्योर रहेगा। एक सवाल और है, आखिरी सवाल है, जो कि हो तो नहीं सकता, लेकिन आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सेंट्रल से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि फिर से उद्धव को जो है मतलब भूला हुआ शाम को आ गया तो उसको वापस ले लिया जाए, इस तरह का अगर सिचुएशन बैठती है तो क्या हो संभव है? देखिए, बोलने के लिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और या तो अंग्रेजी में जो कहावत है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, तो वो हो सकता है। पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति ने करवटें बदली है लास्ट 6 महीने में, और उद्धव ठाकरे गुट से उद्धव ठाकरे ने, उनके लड़के ने और उनके जो दूसरे नेतागण हैं, संजय राउत, अनिल परब वगैरह, उन्होंने जो टिप्पणियाँ मोदी जी और शाह जी के ऊपर की है और लगातार कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मोदी जी और शाह जी उनके साथ में फिर से जाने
के लिए हाँ कहेंगे। जी, महाराष्ट्र के नेताओं ने अगर कहा भी, क्योंकि सर 48 सीट का सवाल है महाराष्ट्र का। एब्सोल्युटली सही बात है आपकी, पर फिर भी मुझे लगता नहीं कि मोदी जी और शाह जी के बारे में उन्होंने जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं और की है वो भूल के उनको साथ में फिर से लेंगे, ऐसे मुझे तो लगता नहीं है फिलहाल। सवाल उद्धव ठाकरे का नहीं है, सवाल है कि वो जो उनके हिंदुत्व वोटर्स हैं वो न बंट जाए, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा उनको सर। नहीं, अभी देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि 2024 के लिए पूरा 1 साल जाना बाकी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र का मैटर है जिसका 14 फरवरी से हियरिंग शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या नतीजा आता है वो भी देखना पड़ेगा। फिर निवडणूक आयोग जो है वो जो उनका सिंबल किसका है और शिवसेना कौन सी सही शिवसेना है उसका भी नतीजा आना बाकी है। तो इन सारी चीज़ों पे निर्भर रहेगा आगे क्या होगा। जी, मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी संभव है और अगला 1 साल काफ़ी चहल पहल दिखने वाली है महाराष्ट्र राजनीति में। धन्यवाद दिनेश जी। तो आपने हमारा वीडियो देखा, आपने हमारा एनालिसिस सुना, आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि हमारे सवालों का कुछ जवाब आपके पास भी होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक रिक्वेस्ट आपके पास है, जो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और राजनीतिक मुद्दों को देखते रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।